बच्चों, इतिहास का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन यूरोप, ये इतिहास का पहला चैप्टर है। और क्योंकि पहला चैप्टर है तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। बच्चों, हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को 2 वीडियो में अच्छे से क्लियर करें। तो बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर की 2 वीडियो बनाई हैं। पहली वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो पहला चैप्टर आपको पहली बार में ही क्लियर हो जाएगा। बच्चों, पहले समझते हैं कि राष्ट्रवाद है क्या। तो राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। बहुत पहले जब क्षेत्रवाद की भावना प्रबल थी तो राष्ट्रवाद नाम की कोई शब्दकोश किसी के पास नहीं था। सब अपने क्षेत्र से ही प्रेम करते थे। लेकिन धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। आपने अधिकतर देशभक्ति गाने सुने होंगे, और जब देशभक्ति गाने सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं देश के लिए हमारे अंदर जो प्रेम है, जो उसके अंदर भक्ति का भाव है, यही राष्ट्रवाद है। अर्नेस्ट रेनर एक बड़े व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने कहा है कि समान भाषा नस्ल धर्म से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। यानी समान भाषा नस्ल और धर्म से बने क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्यागों, निष्ठा का चरम बिंदु होता है। ये बात बिल्कुल सही है। एक राष्ट्र को बनने में एक लंबा समय लगता है। वहाँ के लोग सामूहिक भावना से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर वो एक दूसरे से गहरी निष्ठा रखते हैं। उनमें आपसी संबंध होता है। देखा नहीं कि जब हम एक देश के लोग कहीं बाहर विदेश में मिलें तो कितने खुश होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, अरे तुम भारतीय हो। तो ये जो भाव है यही राष्ट्रवाद है। एक फिल्म आई थी अभी कुछ दिन पहले, तो उसमें एक गाना था कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। तो एक ये जो भाव अंदर से उत्पन्न होता है यही राष्ट्रवाद है, और इसी को इतिहासकारों ने, विद्वानों ने राष्ट्रवाद कहा है। बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है 1804 की नेपोलियन संहिता। इसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। क्योंकि नेपोलियन ने बनाया तो इसलिए इसको नेपोलियन संहिता, नेपोलियन कोड कहते हैं। ये 1804 में लागू किया गया। इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। अर्थात नेपोलियन जो थे, उन्होंने एक ऐसा कोड फ्रांस में लागू किया कि जिसके आधार पर सब समान थे, सब समकक्ष थे और किसी को भी विशेष अधिकार नहीं था। इसीलिए इसको नेपोलियन कोड कहा गया है। वियना कांग्रेस जो है 1815 में ब्रिटेन, प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक नया समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठे हुए। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे मैटरनिक, उन्होंने की थी। इसको वियना कांग्रेस कहते हैं। और ख़ास बात ये है कि जो ये देशों के नाम आप देख रहे हो, प्रशा, रूस, ऑस्ट्रिया, यूरोपियन शक्तियाँ, ये जो हैं ये वो शक्तियाँ थी जिन्होंने 1815 में नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में पराजित किया था। नेपोलियन 15 अगस्त 1769 सैनिक 1769 एक महान सम्राट था जिसने अपने व्यक्तित्व एवं कार्यों से पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया। अपनी योग्यता के बल पर वह 24 वर्ष की आयु में ही सेनापति बन गया था। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल कर ली। फिर उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और वह फ्रांस का एक दिन शासक बन गया था। यह वही नेपोलियन था जो कि एक सैनिक से सेनापति और सेनापति से सम्राट बना। अधिकतर बोर्ड में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नेपोलियन कौन था, नेपोलियन कोड के विषय में लिखिए। तो आप दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। उदारवाद यानी कि लिबरलिज्म जो है, शब्द लैटिन भाषा का है। इसका मूल शब्द जो है वो लिबर है। इस पर आधारित ये शब्द है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानूनों के समक्ष समानता। पहले सभी के लिए समानता नहीं थी यूरोप में। यूरोप के देशों के अंदर बहुत सारा लोगों के बीच भेदभाव था। वहाँ पर अनेक वर्गों में समाज बटा हुआ था। लेकिन उदारवाद जो है पहला ऐसा शब्द है जिसका अभिप्राय था सबके लिए समान, समक्ष, सबके लिए
कानून के समक्ष समानता। रूढ़िवादी का क्या अर्थ है? रूढ़िवाद का एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। यानी कि जो हमारी प्राचीन परंपराओं पर, पौराणिक मान्यताओं पर, पुराने रीति रिवाजों पर जो बल दे उसको हम रूढ़िवाद कहते हैं, और ऐसे व्यक्ति को रूढ़िवादी कहते हैं। कुलीन वर्ग ये ज़मीन के मालिक होते थे। ये मूल रूप से यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। कुलीन यानी कि श्रेष्ठ, उच्च। जिन लोगों के पास बहुत सारी ज़मीनें थीं यूरोप में, उनको कुलीन कहा गया है। निरंकुशवाद एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। यानी कि जिसकी सत्ता एकदम, वो एक तरह से स्वतंत्र होते हैं वो लोग, वो किसी की नहीं मानते। जैसे हिटलर था, जैसे कि मुसोलिनी था, ये, या फिर आप नेपोलियन को मान सकते हैं। जिनकी सत्ता पर किसी का हस्तक्षेप ना हो, जिनको रोकने की किसी के अंदर क्षमता ना हो, ऐसे लोग निरंकुशवादी कहलाते हैं। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए अपना वोट डालती है। यानी कि एक तरह से जनमत संग्रह, शब्दों को ध्यान दो, जन यानी लोग, मत मतलब उनके विचार, संग्रह इकट्ठे करना, लोगों के विचारों को इकट्ठा करना कि वो क्या चाहते हैं, यही जनमत संग्रह कहलाता है। यूटोपिया यानी कि कल्पनादर्श समाज, इतना आदर्श कि उसके साकार होना ही असंभव है। ठीक है, यानी यूटोपिया एक ऐसा समाज की कल्पना करना है जिसका होना ही असंभव है। रोमानीवाद एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। नारीवाद यानी स्त्रीवाद पुरुष को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। यानी कि महिलाओं के हितों की बात करना, उनके आर्थिक सामाजिक समानता दिलाने की बात करना, ये सब क्या है? ये नारीवाद है, स्त्रीवाद है। यूरोप में राष्ट्रवाद की जो शुरुआत है वो फ्रांस से होती है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई और इस क्रांति में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति देखने को मिली है। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का यदि जन्म है, यदि बीज का अंकुर उसमें फूटा है, तो वो कहाँ से फूटा है? फ्रांसीसी क्रांति से। और ये कब हुई? 1789 में। इसने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और फ्रांसीसी नागरिकों को सत्ता सौंप दी। इस क्रांति ने पहले ऐसे फ्रांस राज्य का निर्माण किया जो संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा से शासित था। लेकिन इसी क्रांति के द्वारा राष्ट्रवाद का बीज पनपा और इसी ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद की अलग जगाई। फ्रांसीसी क्रांति जब हो रही थी तो क्या क्या कार्य हो रहे थे, इन पर एक बार ध्यान देते हैं। प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। यानी कि जो स्टेट जनरल थी, जिसमें आम सभा जो थी, जिसमें आम लोगों के लिए जगह थी, वहाँ पर क्या तय कर दिया गया कि प्रत्येक एक स्टेट यानी एक राज्य से एक जनरल, मतलब एक मेंबर चुना जाएगा और बाद में इस असेंबली का नाम क्या कर दिया गया? नेशनल असेंबली। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसको सबको समान कानून का अनुभव हो, यानी समानता पर आधारित कानून बनाए गए। आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिए गए और जो भार तथा माफ़ की एक समान व्यवस्था थी उसको लागू कर दिया गया। भार और माप का मतलब ये है कि पहले फ्रांस में अलग अलग तरह के तराजू, बाट और ये मापने की इकाइयाँ थी, इनको सबको समाप्त करके केवल एक सिस्टम को लागू कर दिया गया। स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं को समर्थन के लिए क्लब का गठन किया गया जिसका नाम दिया गया जैकोबिन क्लब। यानी यहाँ पे एक जैकोबिन क्लब बनाया गया। इसके लिए जो है ये लोग थे, बाद में बाकी आगे चल के ये लोग काफ़ी हिंसात्मक भी हो गए थे जैकोबिन क्लब के लोग। फ्रांस की जो आर्मी है उसके समर्थन के तौर पर हर विदेशी क्षेत्र में भेज दिए गए जिससे राष्ट्रवादी भावना और प्रबल हुई। तो इसका मतलब ये है कि फ्रांस की क्रांति जब हो गई तो ये सारी चीज़ें तय हुई। एक तो नेशनल असेंबली बन गई, राष्ट्रभाषा फ्रेंच को घोषित कर दिया गया, समान कानून लागू किए गए, समान माप के और तोलने के नियम तय किए गए, छात्र छात्राओं के समर्थन के लिए जैकोबिन क्लब बनाए गए। इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप में राष्ट्रवाद की नींव रखी, साथ ही साथ देश के अंदर भी बहुत सारे परिवर्तन किए। बात यदि नेपोलियन के शासनकाल की करें तो उसने अपना शासन जब चलाना शुरू किया तो उसने प्रजातंत्र को हटा दिया और उसके स्थान पर फिर से राजतंत्र को स्थापित किया। नागरिक संहिता नेपोलियन की संहिता 1804 में लागू हुई, जैसे कि अभी हमने आपको बताया।
कानून के समक्ष सबको बराबर रखा गया, संपत्ति के अधिकार को उसने सुरक्षित कर दिया और भूदासत्व और जागीरदारी शुल्क से उसने मुक्ति दिलाई। पहले क्या हुआ था कि फ्रांस में क्रांति हुई, फिर वहाँ पे डायरेक्टरी का शासन हुआ यानी कि डेमोक्रेसी आई, लेकिन नेपोलियन ने डेमोक्रेसी को फिर से ख़त्म करके खुद को अपना वहाँ पे सम्राट घोषित किया और उसने नेपोलियन कोड को लागू कर दिया। बात यदि जागीरदारी व्यवस्था की करें तो इसके तहत किसानों, ज़मींदारों और उद्योगपतियों द्वारा तैयार किया गया सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में सरकार को देना पड़ता था। नेपोलियन के समय में ही व्यापार, आवागमन एवं संचार में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। राष्ट्रवादी विचार को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून व्यवस्था उसने स्थापित किए। जागीरदारी व्यवस्था के तहत किसान अपना कुछ जो हिस्सा होता था वो कर के रूप में सरकार को देते थे और नेपोलियन के समय में व्यापार, वाणिज्य और संचार के साधनों का बहुत अधिक विकास हुआ। यानी नेपोलियन पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने फ्रांस को एक शक्तिशाली देश के रूप में विकसित किया और यूरोप को उसने सबसे शक्तिशाली देश बना दिया। बात यदि यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण की करें तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। यूरोप में अलग अलग समाज थे, जैसे हैब्सबर्ग साम्राज्य के लोग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि अलग अलग भाषाएं बोलते थे। यूरोपीय समाज की जो संरचना थी 19वीं शताब्दी से पहले यूरोपियन समाज असमान रूप से दो भागों में बटा हुआ था, एक तो उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। यानी कि उच्च वर्ग को कुलीन वर्ग बोलते हैं जिसके पास में काफ़ी ज़मीनें थी, और निम्न वर्ग जो है वो किसान वर्ग था, कृषक वर्ग था। जो उच्च वर्ग था उसकी जनसंख्या कम थी। उच्च वर्ग तथा जो उसके लोग थे वो वर्चस्व जमाने वाले थे, उनके पास काफ़ी शक्ति थी। जमींदारी यानी ढेर सारे खेतों के वो मालिक थे और सभी अधिकारों उन्हें दिए जाते थे। जबकि निम्न वर्ग की जनसंख्या अधिक थी, ये लोग ज़मीन तो थी इनके कम ज़मीन थी, दीनहीन थे और किराए पर रहते थे, अनेक प्रकार के इन्हें अधिकार नहीं दिए गए थे। यानी कि यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था, एक उच्च वर्ग में और निम्न वर्ग में। निम्न वर्ग की जो स्थिति थी वो बड़ी दयनीय थी। बात यदि उदारवादी राष्ट्रवाद की करें तो इसमें क्या हुआ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता देने के बल में पक्ष में था। ये कानून के समक्ष सब समान हो इस बात पर बल देने वाला था। सरकार का पक्षधर था और बाजार की स्वतंत्रता का पक्षधर था। इस उदारवादी राष्ट्रवाद के चलते राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। इसी वजह से 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसने एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण था उसे ख़त्म कर दिया, और लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी कि सीमा शुल्क को ख़त्म नहीं किया। इसके लिए एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था जारलेवाइन। तो इस तरह से जो उदारवादी राष्ट्रवाद का मतलब है कि जो थोड़ा सॉफ्ट राष्ट्रवाद हो, इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बल देने के पक्ष में थे लोग, कानून के समक्ष सब समान हो इस बात पर बल देने वाले थे, और सरकार के पक्षधर थे, बाजार की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। जितने भी शुल्क अवरोध थे उसे उन्हें समाप्त कर दिया गया। वहाँ पे मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। इससे पहले 30 से अधिक वहाँ पे मुद्राएं थी। नेपोलियन के समय केवल पुरुष जिनके पास धन है वही वोट दे सकते थे, यानी कि ये उस समय के नियम थे उदारवादी राष्ट्रवाद के समय के। जालवेराइन के बारे में जैसे बताया कि ये एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रशा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई थी, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। 1815 में नेपोलियन को हरा दिया गया। इसके लिए ऑस्ट्रिया, प्रशा, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर काम किया था। इसे वाटरलू की लड़ाई का नाम दिया गया। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सबको ख़त्म कर दिया गया, जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसका नाम था वियना समझौता या वियना की संधि। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने 3-4 बातें समझी हैं। एक तो नेपोलियन के विषय में समझा, वियना की संधि के विषय में समझा, रूढ़िवाद, रूमानीवाद, नारीवाद, कल्पनादर्श, राष्ट्रवाद का अर्थ, फ्रांसीसी क्रांति और उसके समय में किए गए परिवर्तन, इनके विषय में हमने जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे
एक तो जर्मनी का एकीकरण और दूसरा इटली का एकीकरण, और इस एकीकरण को संभव बनाने वाले वहाँ के उन नायकों के विषय में। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और तब समझेंगे इससे आगे की हम टॉपिक। तब तक के लिए बाय।